नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक आपने कुछ ऐसे सेक्शंस देख लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज एक नया सेक्शन है जो हम शुरू करने जा रहे हैं और ये है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो अगर आप अपने पिछले एग्जाम्स के बारे में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं होता था। लेकिन इस बार जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, इस सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस को भी ऐड किया गया है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं और उसके अलावा कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो हमें देखने होंगे। तो हम उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस की कोई हिस्ट्री नहीं है, पहले नहीं पूछा गया है, ये पहली बार पूछा जा रहा है। और जब आप बात करते हैं किसी भी दूसरे एग्जाम्स की जहाँ पर कंप्यूटर्स पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर से थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जा रहा है, जहाँ पर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी होती है। लेकिन आप जिन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर उसकी जॉब रिक्वायरमेंट वैसी नहीं है। तो वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है इस एग्ज़ाम का, वो यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसी के बेसिस पे हमने सिलेबस डिफाइन किया है। लेकिन अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो अगर हम इस कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर जो सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया गया है तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर ये सिलेबस है। सबसे पहले वहाँ पर बात की गई है कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की। अब कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या हैं ये नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्या आपको जानना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस सेशन में। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग की, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कैसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको MS एक्सेल लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन यानी कि बेसिक्स ऑफ ईमेल कैसे भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं ईमेल के, या क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं कम्युनिकेशन के इन जनरल, इन सारी बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, ये एक और एस्पेक्ट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी अगर हम ब्रॉड फ्रेमवर्क की बात करें तो क्या हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बेसिक्स क्या है कंप्यूटर्स के, उनके बारे में चर्चा होगी। एक बार जब हम बेसिक्स समझ लेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार जब हम हिस्ट्री देख लेंगे तो उसके बाद हम एक बार देखेंगे कि यूजेज क्या है। और आज के दिन में आपको पता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप बिना कंप्यूटर के नहीं करते। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो यूज़ क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे लिए इतना ये लाभकारी हो चुका है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक एक करके हम जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वहाँ पर फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, तो कई बार कंप्यूटर्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपको सीधे सीधे कह दिया जाता है कि ये सारे फैक्ट हैं, ये सारे तथ्य हैं, आप इनको जमा कीजिए एक जगह पर और आप इसे रट जाइए, इसे आप पकड़ करके घोट जाइए, ये आपको कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ये कारण हो जाता है कि क्यों आप सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें समझनी आवश्यक है। एक बार आप जब उन्हें समझ लेंगे तो उसके ऊपर के जो फैक्ट्स हैं उसे आप फिर ध्यान से देख सकते हैं, उसे बार बार आप दोहरा सकते हैं और उससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की जाएगी। एक बार जब उन कॉन्सेप्ट से हम लोग ऊपर निकल चुके होंगे, फिर जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जब हम एक बार वर्ड और एक्सेल वगैरह में आ जाएंगे तो कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से चीज़ों को किया जाता है। और एक बार जब आप उन्हें समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस एग्ज़ाम को लिख पाना, और वहाँ पर पूछे जा रहे जितने भी सवाल हैं उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गई सिलेबस की बात, ये आपका सिलेबस है। लेकिन मैं एक बार आपको बेसिक फ्रेमवर्क दिखा दूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो ये ब्रॉड टॉपिक्स आपके पास रहेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक्स से।
समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन जो दिया गया है उस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, और कुछ जो कंपोनेंट्स है उस डेफिनेशन के उनको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखें कि इस डेफिनेशन से ही अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स को आप अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों के, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम से रिलेटेड हो, सभी एग्जाम्स में देखा गया है कि यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन से ही बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे जाएंगे, देखेंगे शुरुआत कैसी हुई कंप्यूटर की, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं कंप्यूटर्स की जिनके कारण आज हम इन्हें यूज़ कर पा रहे हैं, और कितने प्रकार से हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हम लोग देखेंगे, अलग अलग प्रकार से हम लोग कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं और क्या क्या ये तरीके हैं उन्हें देखने के, उसके बारे में चर्चा होगी। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक थोड़ा सा एक एस्पेक्ट हो जाता है जहाँ पर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये समझने की कोशिश की जाएगी। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब होता है, इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है विंडोज़, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम्स में जो आप मान के चल सकते हैं क्वेश्चन जो आएंगे वो विंडोज़ के ऊपर आने हैं। तो विंडोज़ क्या है और इन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है वो हम वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। फिर 3 ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके डेली डे टू डे लाइफ के लिए, आप जहाँ पर होंगे, जहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा इनका, वो हो जाता है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो इन तीनों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इनके जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी डिस्कशन होगी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, किस तरह से नेटवर्क को डिफाइन किया जाता है, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि वो जैसे ही समझेंगे आप वैसे ही आप इंटरनेट को समझ पाएंगे। और इंटरनेट आपको पता है कि कितना बड़ा फिनोमेना है आज, जो भी काम आज कर रहे हैं आप इंटरनेट के ही भरोसे कर रहे हैं। ये जो लाइव लेक्चर आप देख पा रहे हैं वो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा सेगमेंट होगा जो कि पूरा ही फैक्चुअल है, एक तरह से आप कह सकते हैं, कंप्यूटर के शॉर्टकट्स, शॉर्टकट कीज जो आपके कीबोर्ड में होते हैं उनके ऊपर। यहाँ पर से भी देखा गया है कि कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वर्ड से रिलेटेड हो सकता है, ये पावर पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। तो जितने भी इस प्रकार के शॉर्टकट्स होते हैं उन शॉर्टकट्स के ऊपर चर्चा होगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो ये है एक बेसिक फ्रेमवर्क जो हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो एक बार बेसिक समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा सेक्शन है उसमें ये जो पहले 3-4 टॉपिक हैं इनके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल्स देता चलूँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। उन सारी बातों के ऊपर चर्चा यहाँ पे होगी। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले समझने की जो ज़रूरत है आपको वो है यहाँ पर डिफिनेशन। तो जब हम डिफाइन करते हैं कंप्यूटर को तो हम ये कहते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट, processes this data under control of set of instructions. These instructions are also called as programs and gives the result as output. 4 शब्द पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो यहाँ पर रेड में आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, इनपुट, प्रोसेस, प्रोग्राम और आउटपुट। ये 4 वर्ड हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इनपुट की। तो यहाँ पे आपको कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डेटा को एज इनपुट लेता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ये ग्रहण करता है। कैसे? मान लीजिए कि आपको एक छोटी सी एडिशन करनी है, मान लीजिए 2 + 2 आपको करना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 2 + 2 की, आपको पता है कि रिजल्ट तो 4 आना है। स्पीड मैथ्स का सेशन आपका हो चुका है, खैर उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 + 2 की, तो 2 + 2 = ये 4 चीज़ हैं जो कि आप लिखते हैं। मान लीजिए कि कैलकुलेटर है, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फ़ोन है, जहाँ भी आप कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको 2 + 2 करना है तो आप 2 + 2 और = लिखेंगे। 4 आप नहीं लिखते, 4 आपको रिजल्ट कंप्यूटर बताता है। तो ये जो 2 + 2 = ये 4 जो है इन्हें हम कहते हैं इनपुट।
ये क्योंकि आपने दिया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रदान करते हैं कंप्यूटर को उसे हम कहते हैं इनपुट। मान लीजिए कि कोई एक वर्ड फॉर्मेट है जहाँ पर कि आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं या कुछ आप लिख रहे हैं, तो वो जो आप कीबोर्ड पे जो भी टाइप कर रहे होते हैं वो क्या है, वो इनपुट है। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन या जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी कंप्यूटर को उसे आप इनपुट कहते हैं। तो जैसे ही आप ये इनपुट देते हैं, अगला चीज़ क्या होता है, आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू होता है। यानी कंप्यूटर अब सोचने की शुरुआत करता है कि क्या इसका रिजल्ट देना है। हर चीज़ के बारे में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले ही से कंप्यूटर में है, तो कंप्यूटर को पता है कि 2+2 का रिजल्ट क्या है। तो 2+2 आप जैसे ही लिखेंगे ये प्रोसेस शुरू होगा, और इस प्रोसेस को यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो पहले से दिया गया है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के बारे में बाद में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना बस जान लें कि जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर पहले से है उसे हम कंप्यूटर के प्रोग्राम के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस होगा और अंत में जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो यानी यहाँ पे जो 4 है, स्क्रीन पे जो आप 4 देख पा रहे हैं, ये 4 क्या है, ये है आउटपुट। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, क्यों, यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप अगर पिछले सारे क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि एक यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर इज़ अ डैश डिवाइस, और उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स में इलेक्ट्रॉनिक एक ऑप्शन दिया रहता है। इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। उसके बाद जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। जो आपके पास रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। किसी एक कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो अगर हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर कुछ ऐसा होता है कि एक इनपुट यूनिट है जहाँ पर से आप इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद एक सीपीयू है, सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां पर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन कर रहे होते हैं, वो सीपीयू के अंदर होता है। और आपने अगर कंप्यूटर देखा है तो आपको पता है कि सीपीयू कैसा दिखता है, और उसी के अंदर सारे जो इंफॉर्मेशन, डेटा, इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब कुछ उसी के अंदर स्टोर किया जाता है। और लास्ट में आपके होते हैं आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट यूनिट, जहां पर आपको आपका रिजल्ट नज़र आता है। जैसे बात कर लीजिए, मान लीजिए कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो अगर आप कोई सामान्य ऐसा कंप्यूटर या लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके पास एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है। अगर लैपटॉप है तो माउस का एक पैड वहीं पर बना हुआ होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इनपुट यूनिट हैं यानी इनपुट डिवाइसेज हैं। क्यों, क्योंकि जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कंप्यूटर को, वो इनकी मदद से देते हैं। उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन है सामने, उस स्क्रीन पे सारा रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो स्क्रीन क्या हो गया, वो एक आउटपुट डिवाइस हो गया। और कंप्यूटर का जो सीपीयू है वहाँ पर, वो उसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। जितने भी अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं। बाद में हम वापस भी आएंगे, एक बार डिटेल में वापस से पढ़ेंगे ये क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए और इतना जान लीजिए कि यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर से एक क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसीलिए ये समझना है कि इनपुट क्या है, इंफॉर्मेशन जो आपने दिया, आउटपुट क्या है, रिजल्ट जो आपके पास आया, बीच में क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके आधार पे जो रिजल्ट आना है उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। तो ये हो गई डेफिनेशन की बात, समझना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये 3 है। इनपुट आप एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो, हालांकि इसके बारे में हम अलग से भी चर्चा करेंगे। तो आपका जो कीबोर्ड है या आपका जो माउस है, इसे आप मान के चल सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर आप बात करें, मान लीजिए आज जो भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स भी क्या है, कंप्यूटर्स ही हैं। तो वहाँ पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एक ही हो जाता है क्योंकि आप टच स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है वो भी स्क्रीन पर ही है और आपका जो डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट, वो भी स्क्रीन पर ही है। तो एक ही डिवाइस वहाँ पर इनपुट भी हो जाता है और आउटपुट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर आउटपुट क्या है,
उसके बाद आउटपुट क्या है? आउटपुट है ऐसे डिवाइसेस जहां पर आपको रिजल्ट शो किया जाता है। यानी मान लीजिए जनरली एक छोटा सा एग्जांपल अभी लेके चल रहा हूं मैं, वो हो गया जो स्क्रीन होता है, और प्रोसेसिंग जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होगा, जहां पर जितने भी प्रकार के ऑपरेशंस होने हैं वो वहीं पर हो जाएंगे। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। अब जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्यों आज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्यों हम देखते हैं कि इसको इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, वो कारण है ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप देख रहे हैं, ये जो सारी विशेषताएं हैं किसी भी कंप्यूटर की। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आज क्या है? कंप्यूटर आज बहुत सारे डिवाइसेस हैं। जनरली जब हम कंप्यूटर कहते हैं तो कंप्यूटर कहने से हमारा अर्थ होता है जो हमारा डेस्कटॉप रखा हुआ है चाहे वो, या मे बी हमारा जो लैपटॉप है वो, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन आपके फ़ोन्स भी कंप्यूटर हैं, आपका कैलकुलेटर, एक छोटा सा डिवाइस भी कैलकुलेटर है, स्पीडोमीटर जो कार्स में लगे होते हैं उसे भी हम कंप्यूटर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ये डिवाइसेस हैं ये अलग अलग प्रकार से कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि इनपुट दिया गया, आउटपुट आपको मिल गया। तो जहां भी ऐसा हो रहा है, जहां पर इनपुट दिया जा रहा है मशीन को और आउटपुट आपसे मिल जा रहा है, उसे आप कंप्यूटर कह पाते हैं। तो विशेषताएं क्या हैं ये समझने की ज़रूरत है। यहां पर से अगर क्वेश्चन बनना होगा तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब मेरा क्या है, आपसे अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं कंप्यूटर की होती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पूछा जाएगा तो ये सारे जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इनमें से कोई 3-4 जरूर दे दिया जाएगा वहां पर, और लास्ट ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन या ई ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हो चाहे वो यूज के ऊपर हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्पीड। स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब हम बोलते हैं 2+2, तो आपको पता है कि जितने देर में कंप्यूटर आपको 4 बताएगा उतनी ही देर में आप भी 4 बता देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो नंबर है ये होता है 23145 मल्टीप्लाइड बाय 67892। मान लीजिए अगर मैं ये नंबर आपको दे दूं तो आप 1 सेकेंड में तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, 1 मिनट तो आप ले ही लेंगे, स्पीड मैथ्स पढ़ने के बाद भी आप हो सकता है 1 मिनट ले लें। लेकिन कंप्यूटर को ये 1 मिनट तो नहीं लगने वाला है, कंप्यूटर का जो आंसर है वो फिर भी 1 मिलीसेकंड के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो ये बात हो जाती है स्पीड की। और यहाँ पर तो हम सिर्फ कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज बड़े से बड़ा जो फंक्शन है वो कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है। वेदर मॉनिटरिंग फॉर एग्जांपल, वेदर फोरकास्टिंग, साइक्लोन कब आने वाला है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेडिक्ट की जाती हैं कंप्यूटर के माध्यम से। कैसे? बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कंप्यूटर को, बहुत सारी इमेजेस दी जाती है कंप्यूटर को, जिसके आधार पर कंप्यूटर ये देख पाता है कि आगे कहाँ जाना है। तो ये स्पीड की बात हो जाती है। अगर कोई मैनुअली बैठा होता, कोई इंसान बैठा होता, तो शायद ये संभव भी नहीं हो पाता। उसके बाद एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं आपके कंप्यूटर से, आपको पता है कि वो रिजल्ट जो है वो सही है, उसमें कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। आप इस बात को अगर मान लीजिए आप ये कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कैलकुलेशन करने के बाद 2-3 बार सोचें कि सही आंसर आया या नहीं आया। आप हो सकता है बार बार रीचेक करेंगे सही आया या नहीं आया। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की मदद से या कैलकुलेटर की मदद से इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि रिजल्ट जो आया वो सही आया है। उसके बाद मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी, ये आज बहुत ही बड़ा एक फंक्शन हो चुका है। अगर आप देखेंगे जो पहले ज़माने के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें ये देखा गया था कि मेमोरी नहीं होती थी, स्टोरेज नहीं होता था। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी आप स्टोर नहीं कर सकते थे। आज आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस, एवरीथिंग यू कैन स्टोर ऑन योर कंप्यूटर, राइट। लेकिन दिस वाज नॉट पॉसिबल बिफोर हैंड। पहले आपके लिए पॉसिबल नहीं होता था। पहले जो भी कंप्यूटर्स आते थे, अगर आपने पूरी हिस्ट्री देखी है तो आपने देखा होगा पहले फ्लॉपी डिस्क होता था, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी आया जिसमें कि छोटी सी मेमोरी होती थी, कुछ MBs की मेमोरी, फिर 1 GB की मेमोरी। लेकिन आज हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं, व्हाट वी सी इज कि अमाउंट ऑफ मेमोरी हैज़ इंक्रीज्ड। आपके पास 500 GB, 1 TB, और जब हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ये सब तो बहुत छोटा अंक हो जाता है। तो मेमोरी आपके पास है, यू कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। आप PDF स्टोर कर पाते हैं, पिक्चर्स, वीडियोज स्टोर कर पाते हैं। ऑल दीज हैव
हैव बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेमोरी और स्टोरेज। देन वर्सेटैलिटी, मीनिंग कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें की जा सकती हैं। वर्सेटैलिटी का अर्थ क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स दैट कैन बी डन बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर कर सकता है। तो जैसा कि हमने बात किया, मान लीजिए एक छोटा सा कैलकुलेशंस कैन बी डन। उसके बाद मान लीजिए वेदर मॉनिटरिंग, वो किया जा सकता है। स्पीडोमीटर, वो भी आपका एक कंप्यूटर ही है। तो अलग अलग तरह से सैटेलाइट इमेजेस जो आते हैं, सैटेलाइट इमेजेस को भी कंप्यूटर के माध्यम से ही प्रोसेस किया जाता है। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर है। तो अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस है वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्सेटैलिटी। उसके बाद है डिलीजेंस। तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि जो काम है वो काम होगा, इसमें कोई लेजीनेस नहीं आएगी। कंप्यूटर विल नॉट स्टॉप वर्किंग, ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर थक गया है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद फिर कन्वीनियंस, आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। आज आप मान लीजिए कोविड का सिचुएशन ही अगर हम लोग ले लें, तो इस सिचुएशन में भी इट्स पॉसिबल फॉर यू टू अटेंड अ लेक्चर ऑनलाइन, समथिंग दैट आप अपने क्लास में बैठ करके कर रहे होते। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अलग अलग प्रकार से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसे पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप हो सकता है गेम खेलने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप हो सकता है कि इसके कैमरे को यूज़ कर रहे हैं। सो देर आर वेरियस वेज इन विच इट कैन बी यूज। तो इसीलिए ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कंप्यूटर को बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमारी लाइफ में बना देते हैं। तो इसके आधार पे अगर हम बात करें यूजेस की, तो यूज़ कई प्रकार के हो जाते हैं। पर्सनल लेवल पे आप देख सकते हैं कि कई सारे आपके यूज़ हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कई तरह की चीज़ें हैं, कई प्रकार से हम देखते हैं कि इस कंप्यूटर को हम आज यूज़ कर पाते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही ये सारा यूज़ बन जाता है। और यूज़ की जहाँ तक बात है, तो आज शायद कुछ नहीं है ऐसा जो आप नहीं कर रहे कंप्यूटर की मदद से, ठीक है। तो उसके ऊपर तो डिस्कशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम हियर। फॉर एग्जांपल, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो द फर्स्ट डिवाइस दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटर, जो पहला डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर मान के चलते हैं, वो है एबैकस। और जब हम एबैकस की बात करते हैं, तो ये बहुत पीछे चला जाता है हिस्ट्री में। जब हम बात करेंगे एबैकस की, तो हम देखेंगे कि ये बहुत ही पहले चाइना में आ चुका था, मेसोपोटामिया में आ चुका था, इजिप्ट में आ चुका था। कई सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स भी हैं जहाँ पर एबैकस जैसी एक डिवाइस का बात किया गया है। तो ये सबसे पहला ऐसा डिवाइस माना जाता है जो कि कंप्यूटर की तरह है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि एक स्लाइड रूल आया, जो कि 1617 में आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे चार्ल्स बैबेज का कंप्यूटर था, जो कि 1830s में आया। और फिर हम देखेंगे कि जो आज के कंप्यूटर्स हैं वो 1944, 1946 में आने शुरू हो गए। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री है कंप्यूटर की। एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिन्हें हम कंप्यूटर कहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, पहला डिवाइस जो है वो है एबैकस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एबैकस, यहाँ पर माना जाता है कि चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे अगर अलग अलग सोर्सेस को, तो चाइना के अलावा इजिप्ट में भी इसका मेंशन किया गया है, उसके अलावा मेसोपोटामिया में भी इसका मेंशन किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑल्दो चाइना को माना जाता है, बट चाइना के अलावा भी बाकी अलग अलग जगह है पूरे विश्व में जहाँ पर एबैकस को देखा गया है। तो ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स बैक, सम से 3000, सम वुड से 2000। तो यहाँ पर से तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एबैकस का इन्वेंशन कब हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि कई तरह के एबैकस डिवाइसेस का हमेशा मेंशन किया जा चुका है। उसके बाद फिर ये जब हम बात करते हैं कि इस एबैकस के बारे में कि ये क्या था, कैलकुलेटिंग मशीन था। इतना बस ध्यान रखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर सकते थे हम लोग। उसके बाद स्लाइड रूल। स्लाइड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन नेपियर का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। इस डिवाइस को, ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, इसे हम कहते थे नेपियर्स बोन। आप याद रखेंगे, ये जो डिवाइस है इसका नाम है नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर द्वारा दिया गया 1617 में। 1617, जॉन नेपियर, नेपियर्स बोन। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज स्लाइड रूल। तो स्लाइड रूल जो बना था वो भी बेसिकली नेपियर्स बोन के आधार पे ही बना था।
सो स्लाइड रूल्स को जब हम देखते हैं तो स्लाइड रूल बहुत दिन तक यूज़ होता रहा। जब तक मॉडर्न कंप्यूटर्स नहीं आ गए थे हम देखेंगे कि स्लाइड रूल्स के बहुत सारे वर्जन्स, वेरियस वर्जन्स बीइंग यूज्ड एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई स्लाइड रूल की। उसके बाद फिर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो अगला जो डिवाइस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो है 1837 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा दिया गया एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन 1837। एक और यहां पर चाहे तो आप याद रख सकते हैं 1823। 1823 में भी चार्ल्स बैबेज ने ही एक और मशीन बनाया था जिसे हम डिफरेंस इंजन कहते हैं। तो डिफरेंस इंजन को पहला कंप्यूटर नहीं माना जाता, क्योंकि पहला कंप्यूटर क्यों 1837 को माना गया, क्योंकि ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। चाहे तो नोट कर लें, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये एक डिवाइस है जिसे हम पहला मैकेनिकल डिवाइस भी मानते हैं, और ये पहला ऐसा डिवाइस है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। तो ये सारी जो बातें हैं उसके कारण ये पहला इंपॉर्टेंट कंप्यूटर हो जाता है, और इसलिए चार्ल्स बैबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, किन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो नाम होगा चार्ल्स बैबेज। तो इस नाम को आपको याद रखना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है ये। तो एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बैबेज, 1837, ये तीन चीजें आपको एक साथ याद रखनी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले मशीन की, जो कि 1890s में आया, और ये यहाँ पर हरमन होलेरेथ ने दिया था। तो ये जो एक मशीन है, आप याद रखेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं इन्होंने एक कंपनी बनाई, और इस कंपनी को कहा जाता था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। सो दिस कंपनी वेंट ऑन टू बिकम IBM। ये याद रखना है 1924 में। 1924 में इसी कंपनी से आगे बढ़ा और ये IBM नाम का कंपनी बन गया, जो कि आज आप जानते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। तो IBM 1924 में बना। ये जो भाई साहब हैं, आप याद रखेंगे कि इनकी जो मशीन थी, ये जो मशीन है जिसे हम पंचिंग कार्ड कहते हैं, ये जो पंचिंग कार्ड है, तो पंचिंग कार्ड के कारण ही ये बहुत फेमस हो गए। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई, बाद में जाकर के यही IBM बन गया 1924 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में। फिर ये दो कंप्यूटर्स आते हैं, एंड दीज टू कंप्यूटर्स बिकम द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स, यू कैन सी। पहले मॉडर्न कंप्यूटर्स आपके ये बन जाते हैं, मार्क 1 और ENIAC। अब जब हम बात करते हैं मार्क 1 की, तो इसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ किया जा रहा था, इसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ किया जा रहा था। फिर आया ENIAC, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर 1951 में यूनिवैक नाम का एक और कंप्यूटर आया, जो कि पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको कि मास प्रोड्यूस किया गया। ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसे कि मास प्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद 1953 में हम देखते हैं कि IBM सबसे पहली बार IBM ने कंप्यूटर्स बेचना शुरू कर दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट IBM स्टार्टेड सेलिंग कंप्यूटर्स। तो ये कुछ छोटी सी हिस्ट्री है मॉडर्न कंप्यूटर्स के बारे में। इसी बीच में और भी बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कि एक और 1947 में एक और कंप्यूटर बनाया गया, जिसमें पहली बार हमने ये देखा कि स्टोरेज जो था, स्टोरेज हो पाया कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी दी गई कंप्यूटर को पहली बार। तो ये सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे डेवलप होती चली गई। तो ये पहला मॉडर्न कंप्यूटर आ गया हमारे पास। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री हो गई, और इस हिस्ट्री से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एबैकस के ऊपर, चार्ल्स बैबेज के ऊपर, नेपियर्स बोन के ऊपर। ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पर से हम देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जहाँ तक बात आती है मार्क 1 और ENIAC की, तो ये हमारे पहले मॉडर्न कंप्यूटर्स हो जाते हैं। यहाँ पर से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर से अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर डिफाइन किया जाता है। तो ये IBM के जो पहले कंप्यूटर्स कुछ इस प्रकार से वो दिखते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर, आज के जैसे छोटे से कंप्यूटर नहीं। तो यहाँ पर से जो मॉडर्न कंप्यूटर आना शुरू हुआ, तब हम यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिफाइन करते हैं। फिर से अगेन दिस इज़ वन टॉपिक, फ्रॉम हियर यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या चेंजेस आए, कौन से डिवाइस यूज़ हो रहे थे,
ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग तरह के जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, जैसा सबसे पहले आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इतना बड़ा एक रूम के बराबर का एक कंप्यूटर हुआ करता था। और उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर्स के जो साइज़ हैं वो छोटे होते चले गए, और एट दी एंड अब हम जानते हैं कि जो हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जो आज हम लोग यूज़ करते हैं वो छोटा सा लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, आपके डेस्कटॉप हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे फोर्थ जनरेशन है। तो एक एक करके जनरेशन बाय जनरेशन काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती चली गई। इन चेंजेस के कारण हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस आए और कंप्यूटर्स के साइज़ छोटा होता चला गया, मेमोरी बढ़ती चली गई, पर्पस बढ़ता चला गया। पहले के कंप्यूटर्स बहुत स्पेसिफिक पर्पस होते थे, किसी एक काम के लिए यूज़ किया जाता था। आज हमको पता है कि जो भी कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स को बहुत तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए जनरेशन बाय जनरेशन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जनरेशन का मतलब क्या है और जनरेशन्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको आपको याद रखना होगा। जैसे जब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, सबसे पहले ये ध्यान रखें 1940 टू 1956, इसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया जाता था। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में, वैक्यूम ट्यूब्स वेर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन। या उल्टा पूछा जाता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, ऐसे करके क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। उसके बाद फिर वेरी लार्ज इन साइज, हमने देखा कि एक रूम के बराबर का एक कंप्यूटर होता था इस टाइम पर। उसके बाद दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बहुत बड़े मशीन को हम चला रहे हैं और बड़े मशीन को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत सारा हीट होता था, बहुत कम रिलायबल होता था। लेकिन कुछ आपको जो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं वो ये है, एनियाक, एडसैक, एडवैक, यूनिवैक। ये जो 4-5 एग्जाम्पल हैं इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बात की थी कि पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज पॉसिबल था, जिसमें मेमोरी दी गई थी, वो था एडसैक। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे, जहाँ पर हम पहली बार देखते हैं कि जो वैक्यूम ट्यूब था अब रिप्लेस हो गए ट्रांजिस्टर से। तो एक नया प्रकार का डिवाइस आ गया, एक न्यू डिवाइस है जो कि ट्रांजिस्टर है। और ये ट्रांजिस्टर जो है इसका साइज़ छोटा है। इसके साइज़ के छोटे होने के कारण आप देख पाएंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो अब साइज़ में छोटे हो गए। उसके बाद फिर हीट जनरेशन कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गया। और ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद रखने होंगे। IBM 700, 650, एटलस, ICL 1901। एग्जाम्पल्स कई बार पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इन एग्जाम्पल्स को भी। ये सेकेंड जनरेशन हो गया। यहाँ तक भी मेमोरी बहुत कम थी, मतलब मेमोरी तो कुछ था ही नहीं। आप देखेंगे कि सारे स्पेशल कंप्यूटर्स होते थे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते थे। उसके बाद फिर आ गया IC, थर्ड जनरेशन, 1963 से 1972 माना जाता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट हम देखेंगे कि एक नया प्रकार का डिवाइस आ गया और ये जो न्यू डिवाइस यहाँ पर आया है इसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके साइज में हमने देखा कि और ये छोटा हो गया सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी और कम हो गया। अब यहाँ पर हमने ये भी देखा कि एक्यूरेसी बढ़ गई और स्पीड बढ़ गई। एक्यूरेसी और स्पीड में ये सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से काफ़ी आगे निकल आया। एग्जाम्पल्स के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है IBM 360, 370। इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। जितनी बार भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो भी अलग अलग एग्जाम्स में हमने क्वेश्चंस देखे हैं, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो IBM 360, 370 के ऊपर ही पूछा गया है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ तक जो भी कंप्यूटर्स हैं ये फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी वैसा कंप्यूटर नहीं आया जिसको आप आज देखते हैं। द काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट वी सी टुडे हैज़ नॉट अराइव्ड येट। अब वो कंप्यूटर्स आएगा और वो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जब हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं 1973 से अभी तक, आज भी जो हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक चेंज आया और
अब इंटीग्रेटेड सर्किट चेंज हो गया और रिप्लेस हो गया किससे, LSI और VLSI। LSI क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होने शुरू हो गए। देखिए यहाँ पर VLSI क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, इन सारी बातों को हमें जानना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पूछा जाएगा तो इस बारे में पूछा जाएगा कि फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था, थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था। ये सारे क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि VLSI का मतलब क्या होता है या VLSI क्या होता है। भले ही ये हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए आपसे, लेकिन फुल फॉर्म से आगे ये आपका जो एग्जामिनेशन है वो नहीं जाएगा, तो उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ जनरेशन की जो हम बात करते हैं, आज के जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स की आप बात करें, चाहे आप कंप्यूटर्स की बात करें, वो सारे क्या हैं, वो सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। तो इसीलिए एग्जाम्पल में हमने माइक्रोसॉफ्ट लिया है, एप्पल के जो मैक कंप्यूटर्स आते हैं उसका हम लोग एग्जाम्पल लिया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए फोर्थ जनरेशन के। अब इसके बाद एक और जनरेशन फिर भी बचा रह जाता है, वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो पहले तो हम लोग साल इसका डिफाइन नहीं कर रहे, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट एंड बियॉन्ड लिख दिया है। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या है कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज़ करना शुरू करेंगे। ऐसे कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि ट्रेनेबल हैं, जिनकी खुद की अपनी मेमोरी हो, जो कि सीख पाए कि आप उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं, उसमें ऑटोमेशन बहुत ईजिली हो पाए, वो अपने से काम करने में सक्षम हो पाए, दे नो हाउ टू वर्क ऑन देयर ओन। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिफ्थ जनरेशन में आ जाएंगी। तो काफ़ी कुछ बदल जा रहा है फिफ्थ जनरेशन के आते ही। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड, आप क्या बोल रहे हैं वो उन्हें समझ में आता है। उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार से, फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है IBM वॉटसन, जो कि एक नया कंप्यूटर माना जाता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है ये, जिसको कि आप ट्रेन कर सकते हैं समझने के लिए कि आगे कैसे परफॉर्म करना है आपके बिना बताए। तो ये एक कम्प्लीटली एक अलग जनरेशन हो जाता है जिसे हम फिफ्थ जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि किस जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, ये सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट। ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद फिर जो साल हमने डिफाइन किया कि 1940 से 56 तक क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो ये हो गया हिस्ट्री और ये हो गया जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये एक बेसिक है जहाँ पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में, वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं तो ये एक तरह से हम नहीं डिफाइन कर सकते कि ये टाइप वो टाइप, अलग अलग तरह से अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो एक तरीका होता है क्लासिफाई करने का, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उसके बाद फिर साइज के बेसिस पर एक और डिवीजन होता है, वो डिवीजन क्या है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और लास्ट में बाय पर्पस। तो पर्पस क्या हो सकता है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो एक एक करके हम लोग ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इस बेसिस पे कि फंक्शनैलिटी क्या है, तो वहाँ पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड हो जाता है। तो एक एक करके समझते हैं कि एनालॉग का मतलब क्या है, डिजिटल का मतलब क्या है और हाइब्रिड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जब हम एनालॉग बोल रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जो भी सिग्नल दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वो एक कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो एग्जाम्पल हो गया स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये एनालॉग कंप्यूटर्स के हैं, जहाँ पर एक कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जिसके बेसिस पर एक आउटपुट आपको मिल जा रहा है। उसके बाद फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं बाइनरी, यानी जीरोज और वंस। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, आगे इसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जब हम बात करते हैं डिजिटल की, तो डिजिटल के पास जो इंफॉर्मेशन आता है वो होता है डिस्क्रीट। इंफॉर्मेशन जो आता है वो होता है डिस्क्रीट और वो होता है बाइनरी डिजिट्स में, यानी जीरोज और वंस के फॉर्म में।
बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है अभी के लिए। आगे जब ये वापस से आएगा ये चैप्टर तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में भी देख लेंगे मतलब क्या है, लेकिन अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है। तो एनालॉग जहाँ पे कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आया, डिजिटल जहाँ पर डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन आया। अब उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है, जहाँ पर एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दूसरे काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन में चेंज हो रहा हो। यानी या तो एनालॉग सिग्नल आ रहा है जो कि डिजिटल में चेंज हो रहा है, या एनालॉग सिग्नल डिजिटल में आकर के वापस से एनालॉग में चेंज हो रहा है, या डिजिटल एनालॉग में जाकर के वापस से डिजिटल में चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर दोनों तरह के सिग्नल्स को एक बार में यूज़ किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हाइब्रिड कहेंगे। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे कि मान लीजिए, अगर हम मान लें यहाँ पर आपको एक जो फोटो भी दिखाया गया है, स्पीडोमीटर से के बेसिस पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है आपके कार में, तो क्या हो रहा है कि एक एनालॉग इन्फॉर्मेशन था जो कि स्पीडोमीटर से आया, जिसके सिग्नल को कन्वर्ट किया गया डिजिटल में और डिस्प्ले कर दिया गया आपके मॉनिटर पर, जो भी मॉनिटर वहाँ पे रखा गया है। तो अगर मॉनिटर नहीं होता तो फिर हम इसे कहते हैं कि सिर्फ एनालॉग है, लेकिन मॉनिटर आया, वहाँ पर सब चीज़ें डिस्प्ले हो गई, और डिस्प्ले होने के कारण हम क्या कहेंगे कि ये डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। तो एनालॉग टू डिजिटल हुआ, यानी हम हाइब्रिड कहेंगे इसे। आपके जो वाईफाई के मॉडेम्स होते हैं, तो जो मॉडेम होते हैं जो घर में लगे होते हैं, जो जिससे आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, वो सारे क्या है, वो भी हाइब्रिड कहे जाएंगे, क्योंकि एक तरह के सिग्नल को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट या डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस, जो भी हो। इन कीवर्ड्स को आप याद रखें कि एनालॉग कब, कंटिन्यूस सिग्नल, डिजिटल कब, डिस्क्रीट सिग्नल, हाइब्रिड कब, जब दोनों का मिक्सचर हो जाए। बस इतना याद रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, एक छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो है डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जब हम एनालॉग की बात करते हैं तो हमने बात की कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पर, और जब डिजिटल की बात करते हैं तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ आती हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा क्या है, एनालॉग में लो मेमोरी होती है और डिजिटल में वेरी लार्ज मेमोरी। सोच पाना भी आपके लिए आसान है। जब हम स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर की बात करते हैं, कोई मेमोरी नहीं है वहाँ पर, कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं यूज़ हो रहा है, कोई पेन ड्राइव नहीं यूज़ कर पा रहे हैं आप, तो वो क्या है, वेरी लो मेमोरी, बहुत कम मेमोरी होती है। उसके बाद एनालॉग का जो स्पीड है वो स्लो स्पीड होगा, डिजिटल की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होगी। उसके बाद फिर जब हम एनालॉग की बात करते हैं तो एनालॉग क्वांटिटीज़ जो है उनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए स्पीड है, टेम्परेचर है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल जनरली जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, यानी कि अलग अलग तरह से आप यूज़ कर पाते हैं, बहुत तरह से आप यूज़ कर पाते हैं, तो इसलिए डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं उनकी यूजेज बहुत वाइड हो जाती है। उसके बाद फिर जिस बात की अभी हमने चर्चा की कि स्पेशल पर्पस जनरली होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, इसलिए हम लोग थर्मोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, ये सारे क्या हैं, ये सारे एनालॉग हैं, क्योंकि कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए इन्हें यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब हम जनरल पर्पस की बात करते हैं, यानी डिजिटल की बात करते हैं, तो आप देखेंगे वो जनरल पर्पस होते हैं। एक ही कंप्यूटर को आप अलग अलग तरह से यूज़ कर पाते हैं। एक ही कंप्यूटर पर आप पढ़ भी पा रहे हैं, उसी कंप्यूटर पर आप गेम भी खेल पा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो पा रही हैं, यानी ये जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया। तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम लोग, तो थर्मोमीटर, एनालॉग क्लॉक, स्पीडोमीटर एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए एनालॉग के। और डिजिटल के एग्जाम्पल्स हो गए पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आपके स्मार्टफोन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स। तो ये याद रखें यहाँ पर से भी, क्योंकि बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ये जो डिफरेंस है ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरह के क्लासिफिकेशन की, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज यू हैव सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। अब यहाँ पर मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स के बीच में कई बार डिफरेंस थोड़ा सा बहुत हेजी हो जाता है, ग्रे एरिया हो जाता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या है और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, ये दोनों बहुत वेल डिफाइंड है। तो एक एक करके अगर हम लोग उन्हें देखना चाहें, तो सबसे पहले अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, तो सुपर कंप्यूटर्स एक वैसे कंप्यूटर्स हो जाते हैं जो कि बहुत ही फास्ट हैं, जिनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने देश की बात करें तो परम है, प्रत्यूष है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के। तो आप देखेंगे जहाँ पर बहुत सारा डेटा चाहिए हो, एग्जाम्पल हो गया सैटेलाइट इमेजेस,
कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो इमेजेस भेजे जा रहे हैं या वेदर मॉनिटरिंग के लिए जो इमेजेस भेजे जा रहे हैं वो लैक्स ऑफ इमेजेस होते हैं, यानी कि लाखों इमेजेस को एक साथ प्रोसेस किया जाता है और उसके बेसिस पर इन्फेरेंस ड्रॉ किया जाता है। उसके बेसिस पर आने वाले किसी भी चक्रवात, किसी भी साइक्लोन के बारे में आपको बताया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, एक पैटर्न ड्रॉ किया जाता है, उस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो वैसे किसी भी पर्पस के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे कंप्यूटर्स की जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ चला सकते हैं। इनकी मेमोरी बहुत हाई होती है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक चीज़ आप जो ध्यान रख सकते हैं वो है जो स्पीड हम मेजर करते हैं किसी भी सुपर कंप्यूटर की, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लॉप्स। इसको अगर आप चाहें तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड के बेसिस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। वो क्या है आपको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स का मेजरमेंट किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर के बाद जो अगला कंप्यूटर हमारे पास आ जाता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक और जो नाम दिया गया है इसे याद रख सकते हैं, बिग आयरन। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो जाता है, आपने एक ये वर्ड सुना होगा सर्वर, कि एक कोई सेंट्रल सर्वर है जहाँ पर सब कुछ को स्टोर किया जा रहा है। तो ये जो सेंट्रल सर्वर की जो बात होती है ये बेसिकली एक तरह का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। बहुत सारे ऑफिसेज में होता है, बहुत सारे कंपनीज अपना एक क्लाउड स्टोरेज आपने सुना होगा। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, वो मेन फ्रेम का एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो मेन फ्रेम में क्या होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे कह लीजिए कि सिस्टम्स एक साथ एक सेंट्रल फ्रेम में जुड़े होंगे और इन्हें हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बहुत सारा जब डेटा प्रोसेस करना होता है, बहुत सारा डेटा जब स्टोर करना होता है, तो उसके लिए ऐसे कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे ये हो जाता है आपके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो है मिनी कंप्यूटर्स का। तो मिनी कंप्यूटर्स हो जाता है आज जो आपके जो डिवाइसेस हैं, जो आपके पर्सनल डिवाइसेस हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बीच के डिवाइसेस। लेकिन हमने ये देखा है कि धीरे धीरे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में जो डिफरेंस है वो घटता चला जा रहा है। खैर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग से। तो मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर सबसे पहले हमने देखा कि 1960s में आना शुरू हुआ, धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आती चली गई, ये सस्ता होता चला गया, इट स्टार्टेड टू बिकम चीपर। और उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि अलग अलग तरह से इसे यूज़ किया जाने लगा। यानी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और धीरे धीरे वो पर्सनल बनता चला गया। तो जो डेस्कटॉप होते थे, जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाने वाले जो डेस्कटॉप होते हैं जनरली, उनको हम फिर मिनी कंप्यूटर बोलना शुरू कर देते हैं। लास्ट में आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। तो जब हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि आप अपने साथ लेकर के चल सकते हैं, जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप अपने लैपटॉप की बात करें, अपने स्मार्टफोन्स की बात करें, इवन डेस्कटॉप्स को भी माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। तो यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो कि इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जहाँ पर सारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो वहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ हैं। तो जो भी आपके टैबलेट्स हैं, आपके स्मार्ट वॉचेज़ हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किस चीज़ के हो गए, ये माइक्रो कंप्यूटर के हो गए। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने कहा कि माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के बीच में बहुत बार डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता। जैसे कि लैपटॉप्स, अगर हम बात करते हैं लैपटॉप्स की या हम बात करते हैं मान लीजिए डेस्कटॉप की, तो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल आप देखेंगे कई बार माइक्रो कंप्यूटर में भी लिया जाता है और कई बार इन एग्जांपल्स को मिनी कंप्यूटर्स में भी लिया जाता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा ग्रे एरिया माना जाता है माइक्रो और मिनी के बीच में। लेकिन अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा कोई क्वेश्चन, तो एग्जाम में ऐसा कोई भी नहीं दिया जाएगा जहां पर दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो जाए। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्स हैं आपके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे टैबलेट के, स्मार्टफोन्स के, स्मार्ट वॉचेस के, और पूछा जाएगा कि वो मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो गया। तो साइज के बेसिस पे व्हाट डू वी हैव सुपर कंप्यूटर्स, वी हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वी हैव मिनी कंप्यूटर्स एंड वी हैव माइक्रो कंप्यूटर्स। ये 4 क्लासिफिकेशन हो गए। एक चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो आज जब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की, तो सुपर कंप्यूटर फुकागू है
जो आज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड है। आपके एग्जाम्स तक मान के चलिए यही रहने वाला है, क्योंकि ये जो डेटा है, ये जो हमने चार्ट यहाँ पर लिया है, ये जून 2020 का है, और अभी आपके एग्ज़ाम आने तक और कोई नया लिस्ट नहीं आने वाला है। तो आपको ये 5 नाम आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर फुकागू, जो कि जापान से है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड आज के दिन में। उसके बाद दूसरा हो जाता है समिट। समिट जो है वो IBM कंपनी का है और यूनाइटेड स्टेट्स से बना हुआ है। उसके बाद है सिएरा। सिएरा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है, फिर आपको याद रखना है एनवीडिया का। उसके बाद फिर सनवे टाइहुलाइट, ये चाइना का है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद है तन्हे 2A, ये भी चाइना का है। तो ये 5 जो है, ये 5 आज के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो लेटेस्ट लिस्ट जो दी गई है उसके आधार पे। तो करंट अफेयर्स में हो सकता है ये पूछा जा सके, कंप्यूटर्स के बेसिस पे पूछा जा सके, दोनों ही सेक्शंस में यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये लिस्ट को याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम, और नाम के साथ साथ किस कंट्री से ये आ रहा है, और कंपनी का नाम, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। एग्जाम में यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो ये हो गया इसके बेसिस पे। और लास्ट में हम हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस समझना बहुत ईजी है आपको, कि कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होंगे विच विल बी कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो ये दोनों अलग अलग तरह के हो जाएंगे। जैसे जनरली आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं, जो आपके नॉर्मल लैपटॉप्स हैं, जो आपके नॉर्मल स्मार्टफोन्स हैं, ये क्या है, ये आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो हो गया जो कि किसी एक काम के लिए जिन्हें यूज़ किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमने बात की थी, एग्जांपल हमने लिया था वेदर मॉनिटरिंग का। तो जब हम बात करते हैं वेदर मॉनिटरिंग की, तो अगर कोई सुपर कंप्यूटर सिर्फ वेदर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहेंगे। जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, आपका स्पीडोमीटर का एग्जांपल हमने लिया, थर्मोमीटर का एग्जांपल हमने लिया, ये सारे क्या है, ये सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि ये जो है बहुत सिंपल एक क्लासिफिकेशन है, कि किस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर देते हैं कि किस कंप्यूटर को हम लोग क्या कहेंगे, कि कौन सा स्पेशल पर्पस होगा और कौन सा जनरल पर्पस होगा। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है आपके कंप्यूटर्स का। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो ये जो सारी बेसिक्स हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछे जा चुके हैं आपके अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें। अब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप अगर चाहें तो अभी चैट पर लिखते चले जा सकते हैं। एक एक करके मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सेशन से के बेसिस पे, या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड कि क्या है, कैसे है, अगर आपको वो सब जानना है तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे अभी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और एक एक करके जितने भी आपके चैट्स हैं वो मैं देखता चला जा रहा हूँ, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो मैं उसके लिए आपको अभी 2-3 मिनट देना चाहता हूँ। उसके बाद हम जितने भी आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं एक एक करके लेना शुरू करूँगा।
चलिए, तो जो आपके क्वेश्चन है मैं एक एक करके वो लेना शुरू कर रहा हूँ अब। तो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जैसे बुक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी हम सेशंस यहाँ पे कर रहे हैं उन सेशंस को देखें, और लास्ट में एंड में मैं जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, जो थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं देता चला जाऊँगा जब हमारी सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बेसिस पे आपका ज़्यादातर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, तो आपको बुक्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। दो नाम को आप याद रखें, प्रत्यूष और मिहिर। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के। और इंडिया के आधार पर जब हम बात करते हैं फास्टेस्ट की, तो ये लिस्ट थोड़ा सा चेंज होता चलता है। जैसे जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो एक वेबसाइट है टॉप 500 जो कि इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है हमें, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर हम देखें तो ये इंफॉर्मेशन चेंज होता रहेगा। लेकिन प्रत्यूष और मिहिर, ये दो नाम आपको हमेशा याद रखने होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स। देखिए, जब हम बात करते हैं इन दो कंप्यूटर्स की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि माइक्रो कंप्यूटर्स आर डिवाइसेस दैट कैन बी कैरीड, मतलब आप उन्हें ले करके चल सकते हैं। तो चाहे आपके लैपटॉप्स हों, आपके फ़ोन्स हों, स्मार्ट वॉचेस हों, ये सारे मेजर एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जब हम बात करते हैं माइक्रो की। और मिनी वो हो जाएंगे जिनको ले करके जा पाना शायद पॉसिबल ना हो पाए, जैसे कि आपके डेस्कटॉप हैं या बड़े कंप्यूटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरी वाले कंप्यूटर्स होते हैं, तो जिन्हें फिक्स करके रखना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो उन्हें हम मिनी कंप्यूटर्स की तरफ ज़्यादा क्लासीफाई करते हैं। और जितने भी ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसे आप ले करके चल सकते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं, इन सबको हम ये कह सकते हैं कि ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। एग्जाम्पल पूछा गया है स्पेशल कंप्यूटर्स का। तो स्पेशल कंप्यूटर्स के बारे में हमने चर्चा की यहाँ पर कि जहाँ पर सिर्फ एक किसी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं जिस कंप्यूटर को, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेशल पर्पस। तो इसलिए जो छोटी छोटी डिवाइसेस हैं या बहुत बड़ी सुपर कंप्यूटर्स, दोनों ही केसेस में, जैसे कि एग्जांपल हो गया थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, एम्प मीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे स्पेशल पर्पस हैं। क्यों? क्योंकि थर्मोमीटर से आप सिर्फ टेम्परेचर नाप सकते हैं और कुछ नहीं, तो इसलिए आप थर्मोमीटर को क्या कहेंगे, आप कहेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। लेकिन आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है या आपके पास कोई लैपटॉप और जो कंप्यूटर है, उसे हम कहेंगे जनरल पर्पस। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसी से आप पढ़ भी लेते हैं, उसी पे आप गेम भी खेल लेते हैं, उसी पे आप PDF भी बना लेते हैं, उसी पे आप सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो वो हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि इन दोनों का एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ अच्छा एक और क्वेश्चन अभी पूछा गया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज इट ENIAC और ENVAC। ENIAC पहले आया था, उसके बाद ENVAC, सारे उसी दौरान आए थे। 1946 में पहले ENIAC और उसके बाद फिर ENVAC। तो ये दो एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, आज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स हमने फिनिश कर लिया है। इस बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते थे हमने देख लिया है। अगली जो क्लास होगी वहाँ पर अब हम कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स में घुस जाएंगे। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की हमने बात की, उनके बारे में चर्चा वहाँ पर होगी, और उसके बाद हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये सारी जो चैप्टर्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, अगली क्लास में होगी। आप यहाँ पर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें, जो वीडियोस हैं उसके ऊपर कमेंट करते रहें, जो भी आपको क्लासेस को लेकर के जो भी पूछना रहे वो सारा कुछ यहाँ पर आपके पास है। जो ये क्लास है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप नोट्स को ले सकते हैं। तो उस PDF को आप डाउनलोड कर लें, आपको वहाँ पर से हेल्प मिलेगा। तो आगे अगले सेशन में हम फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।